जवान काट लूंगा, इसके लिए मैंने गले में चाकू टांग रखा है। वो भरोसा जताते 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 वो अंतर से बेईमान जीवन और बाह्य से दूसरों को सत्यवादी बने की घोषणा करने वाला बना। उसका सत्यवादी बना पॉपुलर हो गया। राजा ने भी उसको सत्यघोष रूप से पॉपुलर कर दिया। अंदर से तो वो बेईमान था। एक कोई सेठ था, उस सेठ ने कहीं व्यापार बढ़ाने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, तो सोचा ये संपत्ति जो यहाँ पड़ी है, अब मैं चला जाऊंगा व्यापार करने तो इसको कोई भी हत्या लेगा, लूट लाट लेगा। तो उसने सारी संपत्ति बेच बाच के 5 रत्न खरीदे, बहुत कीमती रत्न, और वे 5 रत्न खरीद करके उसने सोचा कि ये रत्न इस कीमत पे बाद में भी बेच बाच के मैं अपनी संपत्ति दोबारा खड़ी कर लूंगा और व्यापार धंधा करके आऊंगा, तो उससे नया पैसा आएगा, उससे बिल्डिंग बना लूंगा, सारा स्टेटस उससे मेंटेन कर लूंगा। वो सेठ अपने वो रत्न यहाँ रख करके सेठ के इसके सत्यघोष के पास रख के और जाने लगा। तो बोले देखो मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है, तुम ये घर है, इतनी बड़ी घर की जगह में जहां भी तुम्हें चाहिए, जहां भी गड्ढा खोदना है वहां गड्ढा खोद करके अपने रतन पोटली में बांध के रख दो, मुझे देखने दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम रख जाओ, जब तुम्हें अपना काम पूरा हो जाए और तुम्हें लेने की जरूरत पड़े तो अपने उठा के ले जाना। एक बड़ा भरोसा जमाया तो इसने वो रतन सारे के सारे उसकी कोठी के बाहर, जहां वो खाली जगह जैसी भी रखी हो, वहां गड्ढा खोद के अपने पोटली में वे रतन बांध के रख दिए, रख के चला गया। जाके व्यापार किया, बहुत मोटी कमाई की। कमाई करने के बाद जहाज से लौट के आ रहा था, जहाज ज्यादा लहरें वहरें चल गई पानी की, वो जहाज डूब गया। अब जहाज तो डूब गया मगर ये अपनी मेहनत से बच गया, किसी तरह से बचा के महीनों में इधर से उधर समुद्र से पार हो आके वापस गांव में आया, तो न बाल कटे थे, न कपड़ों की साफ सफाई थी, न सेठाई दिख रही थी, गरीबी दिख रही थी। अब जैसे अभी अपन लोग नाइयों की दुकान बंद है ना, तो सबकी खोपड़ी में चोटी बनने लायक बालों की लंबाई बढ़ गई है। अब वो ऐसे ही बैलेंस बिगड़ गया था शरीर का, सब नहाया धोया नहीं, साफ सफाई नहीं हुई, दाढ़ी वाड़ी बनाने की सिस्टम भी नहीं, तो बिल्कुल जंगली जैसा आया। आके जाके सोचा कि अब क्या करें, चलो नई कमाई तो लुट गई तो लुट गई, जो अपन ने अपना समाज संपत्ति इसके पास रखी थी, ये सत्यघोष के पास से जाके ले आते। सत्यघोष के पास पहुंचे, वहां पहुंचे तो सत्यघोष के अंदर में जो बेईमानी भरी थी ना, उसने सोचा कि इसको तो बेवकूफ है, शकल सूरत तो बदल ही गई है, मैं इसकी मना कर देता हूँ, भैया ले ले अपनी। कहाँ भाई, मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता ही पहचानता नहीं हूँ, ऐसा कहवा करके उसने भगाया। फिर दोबारा आया तो बोले साहब मेरे रतन वहां रखे थे, देखो आपने उस समय कहा था वहां रख दो। बोले देख खुद के देख ले, वहां देखा दाखी करी तो वहां कुछ नहीं मिला। अब इसको वो चोट पड़ी कि वो जो व्यापार धंधा में बाहर विदेश से कमा के लाया था वो तो डूब गया, वो तो नई कमाई डूब गई, मगर ये तो पूंजी ही डूब गई। यहाँ तो पूंजी के लिए ही मना करने लगा, गड्ढे में नहीं मिला तो अंदर चित्त में इतनी दहशत भरी कि वो केवल एक ही वाक्य बोलने लगा, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए, सत्यघोष ने रतन चुरा लिए, सत्यघोष ने रतन चुरा लिए। बार बार जो मिले, जहां मिले, जैसे मिले, एक ही गुनगुनाहट चलती रही, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। अब भूखा भाका गरीब सा बना बनाया, फटे कपड़े, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी, बाल बाल बढ़े, गंदा गंदा चेहरा, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। दुनिया ने सोचा कि इस कंगले के पास कहां से रतन आए, वो अब पागल होगा, सब लोगों ने उसको पागल ठहरा दिया। मगर पागल ठहराए पर भी उसकी धुन चलती रही, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। पानी तो पी ले भाई, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। खाना खा लो, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। बाल कटवा लो, सत्यघोष ने मेरे रतन चुरा लिए। ये पूरा का पूरा एक ही धुन सवार रही। मुझे ये उदाहरण इसलिए याद आया क्योंकि हमें
मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। इसकी ऐसी धुन लगना चाहिए कि जिससे जगत तो पागल डिक्लेयर कर देगा, कर दे भाई जगत को। जिसको यह अनुभूति गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव पसंद आ गया, पुसा गया, अब उसको एक ही धुन सवार है। खाना, मैं यह प्रत्यक्ष अनुभूति को अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। पानी पी लो, मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। अरे बैठे बैठे थक गए होगे, कमर दुखने लग जाएगी, लेट जाओ, मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। इसकी धुन जहां लगी, अब बोलने की जरूरत नहीं है, ये अंतः कल्पना में भी धुन जगाएं तो इस धुन का फल ये होगा कि अरे जब मैं प्रत्यक्ष अनुभव गोचर हूँ और टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ, इसको जानने वाला भी तो मैं ही हूं ना, तो जानने वाला भी मैं ही, और मैं ही मेरे जानने में आने लायक। ये अनुभूति का विषय बन जाता है। ऐसी अनुभूति का फल अतीन्द्रिय आनंद है, और वो अतीन्द्रिय आनंद भी स्वयं ही सहज भोगा जाता है, प्रदर्शन उसका भी नहीं होता है, सहज आनंद है भी है। ऐसे सहज आनंद को पाने वाले, अभी जयसेनाचार्य महाराज ने इस गाथा के बाद एक और छेपक गाथा भी लिखी है। छेपक गाथा माने एक्स्ट्रा गाथा भी लिखी है, वो जयसेनाचार्य के ग्रंथ में पाई जाती है। कहेस तुज्जनावधि विविहो कम्मोदय फल विभागो परदवाणो नदुदेहो हवदि अन्नाणी। उसके लिए उन्होंने लिखा है, यह विविध कर्मोदय के फल विपाक तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है। प्रश्न उठाया था इन्होंने कि साहब अव्य क्रोधादि तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है, हम ही तो करते हैं, हमारे ही तो हैं, हम ही तो भुगतते हैं। ऐसी जो अनंत कल्पनाएं अपन करके बैठते हैं, वे कह रहे कि वे क्रोधादि तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है, यह विविध कर्मोदय का फल विपाक तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है। तो ऐसा किसी के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि निर्विकार निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप स्व शुद्धात्म द्रव्य से पृथक। शुद्धात्म द्रव्य तो निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य है, और उससे न्यारे परद्रव्य रूप कर्म जीव में एक क्षेत्रावगाह रूप संलग्न होकर रहते हैं। अब एक होना और एक क्षेत्रावगाह होना, ये फर्क समझना होगा। एक होना और एक क्षेत्रावगाह होना, दो वस्तुएं मिलकर कभी भी एक नहीं होती हैं, एक क्षेत्र में अवगाह लिए हुए रहती हैं। हाँ जी, देखना जरा, ये माने जो निश्चिंत होने के लिए समझ में दृढ़ता आ जाए, उसके लिए इन शब्दों का अर्थ समझ लेवे। कर्म और जीव एक नहीं है, उद्गल शरीर और जीव एक नहीं है, एक क्षेत्रावगाह है, माने एक क्षेत्र में दो रह रहे हैं। आजकल ये सिस्टम चल गया कि क्या बोलते हैं, कोई कमरा किराए पे लिया और 2 जनों 3 जनों 4 जनों ने मिलकर एक कमरा किराए पे ले लिया। अब तीनों चारों जने अलग अलग परिवार के, अलग अलग देश के, अलग अलग जाति वाति के, सबके अलग अलग होंगे। हर एक यही कहेगा कि मेरा कमरा, मेरा कमरा, मेरा कमरा, मेरा कमरा। अब इन किराए पे रहने वाले इन 4 में से वो कमरा किसका है? साहब हम एक कमरे में रहते हैं, एक कमरे में रहते हो तो एक तो नहीं हो ना। एक खाना खा ले में तो तीनों चारों का पेट भर जाता है क्या? एक समझ ले तो चारों की समझ में आ जाता है क्या? एक को गर्मी लगी तो चारों को गर्मी लगती है क्या? हर एक का अपना अपना अलग अलग हिसाब है। इसका मतलब एक कमरे में रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे ही विश्व के आकाश द्रव्य के प्रदेशों में, क्षेत्र में
यह एक 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 करते करते अनंत द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं। एक क्षेत्र में अनंत द्रव्य रह लेते हैं। साहब ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ, कि इसमें क्यों का मामला नहीं है। अग्नि गर्म क्यों है, चंद्रमा ठंडा क्यों है, पानी में निर्मलता क्यों है, अरे भैया स्वभाव है। क्यों है ऐसा स्वभाव, क्योंकि हर एक की स्वाभाविक संरचना की अपनी अपनी लिमिट है। लोक जो 6 द्रव्यों से भरा हुआ है, 6 द्रव्य जहां रहते हैं उसका नाम है लोकाकाश। वो लोकाकाश की जो एरिया है वो तो है असंख्य प्रदेश। टोटल लोकाकाश जो 14 राजू तंग पढ़ते ना 12 भावनाओं में, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। तो लोकाकाश तो है 14 राजू प्रमाण, और 14 राजू प्रमाण को यदि असंख्य प्रदेशों में गिनती करें तो असंख्यात प्रदेशी है। काउंटेबिलिटी नहीं है, एंडलेस नहीं है, काउंटेबिलिटी से बाहर है। फर्क समझना जरा, एक होता है एंडलेस और एक होता है काउंटेबिलिटी से बाहर। काउंटेबल का मतलब है गिने जा सकते हैं, और काउंटेबिलिटी से बाहर माने आउट ऑफ काउंटेबिलिटी का मतलब होता है असंख्यात, मगर उनका एंड है। और तीसरा जो होता है एंडलेस, इसका मतलब उसका अंत ही नहीं है। ये लोकाकाश ऐसा नहीं है कि जिसका अंत नहीं है, लोकाकाश का अंत है। सिद्धालय से ऊपर जाके देखो तो वहां नहीं मिलेगा लोकाकाश, वहां कोई नहीं मिलेगा। इधर नरक क्षेत्र में 7वें नरक से नीचे 3 वात वलय हैं, उन 3 वात वलयों के नीचे अलोकाकाश है। साइड में भी कहीं 5 राजू, कहीं 7 राजू, कहीं 3 राजू, कहीं 2 राजू, कहीं 1 राजू, फिर दोबारा 5 राजू चौड़ाई, फिर सिकुड़ाई, ऐसे आकार में जो 3 लोक की रचना अपन ने देखी है, उसके बाहर बाहर केवल अलोकाकाश है। अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी है, मगर लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। अब इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत तो एक एक जीव असंख्य प्रदेशी करके अनंत तो जीव रहते हैं, और अनंत अनंत पुद्गल रहते हैं। एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, और कालाणु असंख्य है। ऐसे अनंतानंत संख्या वाले द्रव्य रहते हैं। अभी कैसे रहेंगे, क्यों उनमें कोई किसी से किसी को कोई झगड़ा और किसी को एलर्जी और प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि सब अपने अपने स्वक्षेत्र में रहते हैं, और ऐसा दिखता है कि वे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। रहते अपने अपने स्वक्षेत्र में हैं और दिखते ऐसे हैं कि सब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे में मिले हुए रह रहे हैं। कैसे दिखते हैं, इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, मुझे तो वो उदाहरण सुनाना था। एक क्षेत्रावगाह रूप संलग्न होकर रहते हैं, उनके उपयोग रूप ही यह उदय है जो औपाधिक स्फटिक की पर उपाधि वाले भाव के समान है। स्फटिक मणि की पर उपाधि, स्फटिक मणि का नाम सुना होगा, अंग्रेजी में उसको क्रिस्टल कहते हैं। एक ये ही समझो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है उसका, बिल्कुल वाटर कलर है, वाटर कलर। उसमें ऊपर से देखो तो नीचे वाला तलिया पूरा का पूरा स्पष्ट दिखाई दे जाता है, ऐसा बड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन स्फटिक कहलाता है। अब वो स्फटिक में एक क्वालिटी है, यदि स्फटिक के पास या उसके नीचे नीले रंग का कागज रख दो, तो वो नीले रंग का कागज नीला है, उसके ऊपर रखा हुआ स्फटिक मणि सफेद माने कलरलेस है। अब वो कलरलेस की क्वालिटी ऐसी अद्भुत है कि पूरा का पूरा स्फटिक मणि नीले रंग का दिखाई देता है। नीले रंग का कागज हटा करके उसके नीचे लाल रंग का लगा दो, तो लाल रंग का लगाने पर उस स्फटिक मणि को ऊपर रखने पर वह पूरा का पूरा स्फटिक मणि लाल लाल दिखने लग जाता है। अब वहां से लाल रंग हटाया, पीले रंग का कागज लगा दिया, तो पूरा का पूरा पीला दिखने लग जाता है।
जिस समय वह स्फटिक मणि लाल रंग के कागज के ऊपर रखा हुआ लाल लाल दिखाई दे रहा है, उस समय स्फटिक मणि लाल लाल है या वो कागज लाल लाल है, या लाल लाल स्फटिक मणि दिखाई दे रहा है या स्फटिक मणि लाल हो गया है। बस इतनी सी समझने की जरूरत है। ये एक क्षेत्रावगाह का भिन्न भिन्नत्व समझ में आने लायक है। भले वो लाल के संयोग में स्फटिक मणि लाल दिखाई दे रहा है, लाल कागज नहीं पकड़ में आता है, स्फटिक मणि लाल दिखाई दे रहा है। लाल दिखाई देते काल में भी वो लालिमा कागज की है, स्फटिक मणि की नहीं है। एक स्वभाव भिन्नता। दूसरा, जिस क्षेत्र में वो लालिमा है, वो लालिमा भले स्फटिक मणि में दिख रही है, मगर स्फटिक मणि के क्षेत्र में वो लालिमा स्फटिक मणि की नहीं है। बिल्कुल एक क्षेत्रावगाही होने पर भी लालिमा और स्फटिक मणि की स्वच्छता दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञेयों की जड़ता, ज्ञेयों की जड़ता ज्ञान की स्वच्छता में दिखाई देती है। दिखाई देने पर वे ऐसे लगते हैं कि जैसे ज्ञान में ही आके घुस गए, मगर ज्ञान में ज्ञान रहता है, वे उनके अपने क्षेत्र में रहते हैं। ज्ञान के स्वक्षेत्र में ज्ञान के अलावा और किसी को आ सकने की ताकत ही नहीं है। ऐसी स्वच्छ स्फटिक मणि की जैसी स्वाभाविक संपदा है, वो स्वभाव देखो, संयोग मात्र देखोगे तो स्फटिक मणि लाल दिखेगा। वो लाल दिखना संयोग के कारण लाल दिखाई दिया है, असल में वह स्फटिक मणि लाल नहीं है, लाल नहीं है। ऐसे ज्ञान राग द्वेष क्रोध मान माया मोह लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काया स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और बाह्य संयोगों के साथ रहता हुआ भी उन जैसा दिखाई देते काल में भी उन रूप नहीं होता, अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव की स्वच्छता रूप ही रहता है। ऐसा स्फटिक मणि की पर उपाधि वाले भाव के समान है। केवल भाव क्रोध आदि ही मेरा स्वरूप नहीं है, अपितु स्पष्टता यह देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। किस कारण से? कि क्रोध आदि भाव और देह ये मेरी नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान रहित जड़ स्वरूप हैं और मैं अनंत ज्ञानादि रूप गुण स्वरूप। ये जयसेनाचार्य देव ने अतिरिक्त गाथा के रूप में इसको स्थान दिया है। अब आगे की जो गाथा है वो आ रही है 200 नंबर की गाथा है। ये एक एक गाथाएं अपने आप में अमृत है। प्रसिद्ध भले कोई कोई सी भी हो, मगर एक एक गाथा में अमृत रस सिंचन किया गया है। समझने वाले को इसमें अनंत गंभीरता अनुभव में आएगी। देखिए 200 नंबर की गाथा इस प्रकार, हाँ जी ये नीचे है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता, सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। जानेगा अपने को, छोड़ेगा रागादिक को। तो रागादिक का छोड़ना कार्य नहीं है, होनहार है। हाँ जी, कार्य तो ज्ञान से आत्मरूप जानना ये कार्य है। अब कार्य और होनहार दोनों का फर्क देखना जरा। एक कहेंगे करने लायक कार्य और एक कहेंगे होने लायक कार्य। दोनों में क्या फर्क है? करने लायक यहाँ पुरुषार्थ है और होने लायक उसमें पुरुषार्थ नहीं है, वो तो होता है। कैसे होता है? जहां अपन ने अपने को ज्ञान स्वरूप जानने का काम किया, तो जो हमारा ज्ञान रागादिक को जान रहा था, वह ज्ञान ज्ञान स्वभाव को जानने लगा, तो रागादिक के जानने का काम भी छूट गया। क्योंकि एक समय में दो का ज्ञान छद्मस्त जीव को होता नहीं है। एक समय में छद्मस्त जीव को एक का ही ज्ञान होता है।
तो अब जब एक ज्ञान स्वभाव को जानने में उपयोग लग गया तो रागादिक को जानने में जो अनादिकाल से उपयोग लग रहा था वो वहां से रुक गया। तो इस ज्ञान स्वभाव को जानने में उपयोग लगा, इसका नाम पड़ा ज्ञान। और रागादिक को जानने का ही काम रुक गया, उसको नाम पड़ गया वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य की परस्पर एक सहचारीपना, एक साथ होनापना, ये आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान अपने को जानता हुआ और रागादिक को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। ये नियम बता रहे हैं। सोचना पड़ेगा भैया, ये नियम है। ऐसा नहीं चलेगा कि मुझे ज्ञान भी रहे और राग भी साथ में रह लेगा। ज्ञान रहेगा तो ज्ञान ही रहेगा, राग नहीं रहेगा। राग रहेगा तो राग ही राग दिखेगा, ज्ञान नहीं दिखाई देगा। देखो, ज्ञान दिखाई नहीं देगा, मौजूद तो ज्ञान से ही, राग को भी तो ज्ञान ही जानता है ना। राग में खुद अपने आप को जानने की सामर्थ्य कहाँ है? जब मेरा ज्ञान अपने को राग रूप जानने में लग गया तो ज्ञान रूप जानने का काम रुका है, जानने का काम नहीं रुका है, ज्ञान रूप जानने का काम रुका है। ज्ञान रूप जानने का काम रुकना, इसका नाम ज्ञान है। और ज्ञान रूप जानने का काम होना, इसका नाम ज्ञान है। जब ज्ञान का जानने रूप काम जानने का ज्ञान का चालू हो गया तो राग रूप जानने का काम रुक गया। इसका नाम ज्ञान वैराग्य की परस्पर मैत्री है। गाथा पढ़ते हैं। एवं सम्मदिठि अप्पाणं मुनदिजानग सहावम् उदयं कम्म विवागं च मुयदि तच्चम्बियानन्तो। एवं सम्मदिठि अप्पाणं मुनदिजानग सहावम् अप्पाणं मुनदिजानग सहावम् उदयं कम्म विवागं च मुयदि तच्चम्बियानन्तो। ऊपर के ऊपर मिला लो जरा, हिंदी आ जाएगी अभी हाल समझ में। एवं सम्मदिठि, इस प्रकार सम्यक दृष्टि, अप्पाणं मुनदिजानग सहावम्, अपने को मानता है ज्ञान स्वभाव वाला। मुनदि माने जानता है, अप्पाणम माने अपने को, जानक स्वभावम ज्ञान स्वभाव जानता है। उदयम कम्म विभागम, और उदय के कर्म फल को, और उदय के कर्म फल को मुयदि छोड़ता है, मुंचति मुयदि तच्चम्बियानन्तो, उनको पर रूप है ऐसा जानकर छोड़ देता है। देखो हिंदी। सदृष्टि सरित आत्म को ज्ञायक स्वभाव ही जानता, अरुदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। अब यहाँ तत्व शब्द डाला है, वो बड़ा गंभीर है। तत्व, अपन ने तत्वों के नाम पे 7 की गिनती कर रखी है। समझने लायक ये है कि तत्व तो भैया एक है, बाकी तो सब पर तत्व है। तत्व तो पूरे विश्व में एक है, सब पर तत्व हैं, निषेध नहीं है, वे पर तत्व हैं। तो पर तत्व में मेरा हित और अहित कुछ भी नहीं है, ऐसा किस दम पे जानता है कि अपने में अपना सब कुछ है। तत्व माने जिसका भाव, जिसका स्वभाव जो स्वयं है, वह वस्तु का भाव वस्तु में अपना पाया जाता है, ऐसा अपना सब कुछ अपने में देखने वाला ही तत्व का ज्ञाता है। तत्व ज्ञायक जीव अपने में ज्ञायकपना देखता है और बाकी अन्य के प्रति मुंचती माने छोड़ता हुआ विरक्त रहता है। सतदृष्टि इस रीत आत्म को ज्ञायक स्वभाव ही जानता, और उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। तत्व को जानता हुआ
अतत्वों को छोड़ता है, छूट जाता है। देखिए ये दो तरह के देश हैं इस विश्व में। विश्व में दो तरह के देश, एक है स्वदेश और दूसरे हैं परदेश। आप स्वदेश में रहने लग गए तो परदेश का क्या हुआ, आपसे छूट गया कि आपने छोड़ दिया? स्वदेश में रहने वाला परदेश का त्यागी है कि परदेश स्वयमेव हमसे छूटे हुए पड़े हैं। हमने क्या छोड़ा है? हम अपने स्वदेश में रहते हैं, परदेश हमारा छूटा हुआ है। बस यही अपने आप है छूट गया। ज्ञान का तत्व का विवेक, तत्व ज्ञान, तत्व विवेक यही है कि हम अपने को अपने स्व क्षेत्र में, स्वदेश में रहता हुआ देखें, परदेश को परदेश में रहता हुआ देख लिया, समझ में आ गया कि अमेरिका अमेरिका में है, इंडिया में तो नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया देश, भारत में तो भारत है भैया। इतना सा खेल है। मनोरंजक रूप में आपके सामने रखूं तो बच्चों से कोई प्रश्न पूछने आया, मैंने शायद एक आध दिन उदाहरण सुनाया भी था। स्कूल में कोई मास्टर जी आए और मास्टर जी ने बच्चों से प्रश्न किया। वो जो मास्टर जी आए थे वो स्कूल के नहीं थे, इंस्पेक्टर थे, बाहर से आए थे। तो स्कूल में आके टीचर भी और बच्चे भी सब खड़े हुए और सभी बिल्कुल विस्मय आश्चर्यकारी बुद्धि में, पता नहीं क्या पूछेंगे। उन्होंने पूछा इस विश्व में कितने देश हैं, इस विश्व में कितने देश हैं? तो जितने होशियार कहलाने वाले बच्चे थे जो आगे आगे बैठ रहे थे, वे सब जवाब देने को हाथ खड़े करने लगे, बताओ भी, बताओ बताओ। उन्हें एक एक से पूछा, एक ने बताया 203, एक ने बताया 206, एक ने बताया 180। सबके जवाब अलग अलग आने लग गए। वो इंस्पेक्टर प्रसन्न नहीं हुआ, बोले अभी मुझे जवाब नहीं मिला। पीछे एक लड़का लास्ट टेबल पे बैठा, वो उसी क्लास में 2-3 साल से पहले भी बैठा था। उन्होंने एक ही क्लास में 3 साल से पढ़ रहा था। आगे बढ़ने में उसकी जल्दबाजी नहीं थी, समझ लो बुद्धि नहीं थी। वो पीछे से एक हाथ खड़ा करके बोलता है, गुरुजी मैं बताऊं। अब वो जो क्लास के टीचर थे वो घबराए कि ये सुसरक क्या बताएगा। 3 साल से एक क्लास में बैठ रहा है, इस गधे को अपने कोर्स तो पता नहीं है, ये इतना बड़ा गंभीर प्रश्न के जिसके ऊपर उसको संतुष्टि नहीं मिल रही इंस्पेक्टर को, उसका जवाब देगा। 2-3 बार पूछने की कोशिश करी, मास्टर जी ने बिठा दिया। वो आखिरकार उनकी दृष्टि पड़ गई इंस्पेक्टर की और उन्होंने पूछा करे वो बता रहा चाहता है, जरा बता दे दो ना क्या कहना चाहता है। बोले गुरुजी पहले नक्की करो, मैं जो जवाब दूंगा उसके बदले में दंड नहीं दोगे, पिटाई नहीं होगी, तब तो मैं जवाब दूंगा। बोले बड़ा जवाब देने को तैयार हो रहा है और पिटने से डर रहा है। बोले नहीं नहीं, मुझे मालूम है ना कि आप पिटाई करवा दोगे मेरी। बोले नहीं, अच्छा नहीं पिटोगे, चलो बताओ क्या जवाब है। बोले गुरुजी विश्व में देश एक ही है, विश्व में देश तो एक ही है। तो वो इंस्पेक्टर प्रश्न करता है उल्टा। बोले क्यों, तुमने पाकिस्तान का नाम सुना है? बोले हाँ। बांग्लादेश का? बोले हाँ। भूटान का? बोले हाँ। म्यांमार का? बोले हाँ। नाइजीरिया का? बोले हो। अफ्रीका का? बोले हो। ऑस्ट्रेलिया का? बोले हो। और मालदीव का? बोले हो। ताइवान का? बोले हो। चाइना का? बोले हो। अरे यार तू कह रहा है एक देश है और गिना रहा है दसियों। बोले गुरुजी वे देश थोड़ी है, वे देश नहीं है, वे परदेश हैं। अब ऐसा लगता है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। सब देश परदेश हैं, ना वहां हमारा रहना है, ना वहां हमारा मकान है, ना हमारा घर है, ना वहां हमारे अपने कोई रहते हैं। सब परदेसी वहां रहते हैं। तो जहां परदेसी रहते हैं उसका नाम परदेश है, उसको देश कैसे कह देंगे? देश तो उसका नाम है जहां मैं रहता हूं, जिसमें मेरा अपना घर है, जहां मेरे अपने परिवार के मेंबर लोग रहते हैं, वो मेरा अपना घर है। तो जहां मेरे अनंत ज्ञान आदि चैतन्य गुण जहां बसते हैं वह मेरा स्वदेश है। इसके बाहर जहां देहादि बसते हैं, जहां रागादि बसते हैं, जहां संयोग बसते हैं, जहां दुनिया बसती है, वो सब परदेश है, वो देश की गिनती में नहीं आता। ये परदेश के हम सहज ही त्यागी होते हैं। कब? जब हम स्वदेश के निवासी अपने को समझने लगते हैं। जब हम अपने को स्वदेशवासी समझने लगते हैं तो परदेश के त्यागी स्वयमेव हो जाते हैं।
जब हम स्वदेशवासी अपने को नहीं समझते हैं तो हमारे लिए कोई सा भी देश स्वदेश नहीं होगा, फिर तो सभी परदेश है। इस स्वदेश का निर्णय करने के लिए ये गाथा आई है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को, अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। कर्म के विपाक माने कर्म के फल में जो उदय संयोग मिले हैं उन सब का त्यागी होता जाता है। ठीक है, विस्तार तो बहुत हो सकता है, अपन ने पढ़ लिया है, सारी चर्चा वही है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया, सामान्यतया माने सारे उदय को उद्गल कर्म की संतति जाना और अपने को ज्ञायक भाव जाना था। फिर विशेषतया में राग को पुद्गल संतति जाना, अपने को ज्ञायक भाव जाना, द्वेष को पुद्गल संतति जाना, अपने को ज्ञायक भाव जाना, मोह को पुद्गल संतति जाना, अपने को ज्ञायक भाव जाना। ये एक एक उसके पार्ट भेद कर करके विशेष रूप से जानता है। सामान्यतया और विशेषतया पर भाव स्वरूप सर्व भावों से विवेक माने भेद ज्ञान भिन्नता करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व उसे भली भांति जानता है, उसको जानता है। आत्मा का तत्व को भली भांति जानता है। अपन इस मामले में कई जगह बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ये देखो, अपने घरों में पपीता आता है, एक हरा वाला भी आता है और एक पीला पका हुआ लाल पीला भी आता है। तो वो जो पपीता है उस पपीते में पीलापन भी है, मुलायमियत भी है, मीठापन भी है, गंध भी है, कई चीजें हैं। और उसमें वो कुछ खर्च करके 60 रुपया किलो या 40 रुपया किलो, जिस भाव भी लेके आए हैं वो हमने कीमत भी उसमें गिनी है, देखी है। मगर विवेकी कौन है? तो जो उस पपीते के तत्व को जानता है। पपीते का तत्व का मतलब क्या है? पपीता पीला है, पपीता मुलायम है, पपीता रसीला है, पपीता जो है ना स्पर्श रस गंध वर्ण वाली विशेषताओं वाला है, खुशबू है, ये सब विशेषताएं जान ली, इसका नाम तत्व का ज्ञान नहीं है। पपीते का तत्व वो जानता है जिसने ये जान रखा है कि ये पपीता पाचक क्वालिटी का है, लाल पीला है, मुलायम है, खुशबूदार है, मीठा है, ये सब तो बच्चे बच्चे जान लेते हैं। हाँ जी, तत्व को जानता है का अर्थ समझना जरा। टाइम हो गया। तत्व को जानने का मतलब ये है कि अकेला पीला जान लिया, मीठा जान लिया, मुलायम जान लिया, खुशबूदार जान लिया, इस जानने का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान ये जानता है कि ये जो पीलेपन में, मुलायमपन में, मीठेपन में, खुशबूदारपन में जो पूरा का पूरा वस्तु है, उस वस्तु का मैंने उपयोग किया तो मेरे ऊपर क्या असर आएगा, यह उसका दस्तावरपना, दस्तावर कहेंगे या पाचक कहेंगे, जो भी शब्द दे दो आप, वो पाचकपना जो जान लेता है उसने पपीते के तत्व को जाना है। अब ख्याल में आया? ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, बल है, प्रभुता है, विभुता है, पूर्णता है, ये तो हम अपने बच्चों को पाठशाला में याद करा लेते हैं। उसका तत्व क्या है कि अरे वो ज्ञान दर्शनमयी जानता देखता अनादि अनंत शाश्वत सुख स्वरूप वो मैं हूं। ऐसा जो ज्ञान दर्शनमयी जीवत्व में मैं पना अनुभव कर लेता है वो है तत्व का ज्ञायक। ऐसा जो आत्मा का तत्व उसको भली भांति जानता है और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को विस्तरित करता हुआ, पॉपुलर करता हुआ, प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ। ये 200 नंबर की गाथा की टीका हुई। भावार्थ और उसके आगे का कलश वो अपन कल चर्चा में लेंगे। आज यही विराम।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम दिगंबर जैन धर्म की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय।